हाँ, तो आइए एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल मिशन वॉरियर विथ डीके सर में। आप लोगों के एसएससी जीडी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म अप्लाई भी शुरू हो गया है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। आइए तो एसएससी जीडी 2022 के नोटिफिकेशन के ऊपर चर्चा कर लें, क्योंकि इस बार एसएससी जीडी ने काफ़ी फेरबदल करके नोटिफिकेशन पब्लिश किया है, जिसे मैं अभी आप लोगों को क्रमवार तरीके से बताने का प्रयास करता हूं। तो चलिए एक बार बोर्ड पे स्क्रीन पे ध्यान को फोकस करिए और जो भी मैं बात करता हूं उसको सुनते जाइए। तो सबसे पहले तो आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि नोटिस है, इसको मैंने एसएससी के साइट से अभी डाउनलोड किया हूं। ये 27 तारीख को एडवर्टीजमेंट एसएससी के द्वारा पब्लिश किया गया है। इस एडवर्टीजमेंट में जो नए फेरबदल के साथ तो आपके एग्जाम पे यही लागू होगा। अभी 2000 एसएससी जीडी 2022 के लिए यही है। तो इसको आप ऊपर से देखिए, एसएससी का मेन साइट देख रहे हैं ऊपर में। इसको जो आपके ज़रूरी का जितना भी चीज़ है इसमें मैंने सभी चीज़ों को हाईलाइट कर दिया हूँ। तो आप इसको आराम से देखिएगा और आपके लिए क्या ज़रूरी है उसे समझने का प्रयास करिएगा। आप देख रहे हैं ssc.nic.in, ये एसएससी का मेन साइट है। सेंट्रल एसएससी का, भारत सरकार का जो एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसका साइट है। इस पर आप जाके विजिट कर सकते हैं। इस पर जो भी नोटिस वगैरह है उसको आप देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये नोटिस मतलब नोटिफिकेशन है। कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सीएपीएफ, एसएसएफ, राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एंड सेपॉ इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2022। अब जो मेन चीज़ है इसमें देखिए, डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 27/10/2022 टू 30/11/2022, मतलब 27 अक्टूबर 2022 से 30 नवंबर, मतलब 27 अक्टूबर से फॉर्म भरना शुरू हो गया है। मतलब अभी फॉर्म आप भर सकते हैं, 2 दिन पहले से शुरू हो चुकी है और ये आप 30 तारीख तक, 30 नवंबर तक भर सकते हैं। लेकिन आप लोगों से निवेदन है और सलाह भी है कि आप लोग फॉर्म को 10 नवंबर से पहले भर लीजिए। इससे में आपके 2 फायदे होंगे। एक तो आपको वर्क जो लोड है वो साइट पे नहीं रहता है, बड़ा इजीली आप फॉर्म को भर सकते हैं, बड़ा आसानी से भरा जाएगा। और दूसरी बात कि आप जो सेंटर दीजिएगा, जो आपका जनरली फर्स्ट चॉइस है सेंटर का, वही आ जाएगा। बाद में भरिएगा तो हैवी वर्कलोड की वजह से हो सकता है आपका फॉर्म भरना छूट भी जाए, कुछ ना कुछ मिसिंग हो जाए। और दूसरी बात कि आपका सेंटर मन मुताबिक जो 3 सेंटर का चॉइस है, लेकिन आपको पहला जो सेंटर आप दे रहे हैं वो नहीं आ पाए। तो अगर आपको अप्लाई करना है, आप इसका जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसे 10 नवंबर से पहले ही फिलअप कर लें। बाकी की जो चीज़ है वो आपके ज़रूरत का नहीं है, इस पर ध्यान ही मत दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम के लिए किया जाने वाला काम है। चालान का भरना है, एप्लीकेशन का लास्ट डेट क्या है उससे आपको लेना देना ही नहीं। आप 30 लास्ट डेट है, लेकिन 30 तक जाइएगा नहीं, 10 नवंबर से पहले फिलअप कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका देखिए हाईलाइटर किया हूँ, जो आपके लिए जो जरूरी है मैं उसको हाईलाइट कर दिया हूँ। तो बाकी उसी को देखिए, बाकी इसको जाने दीजिए। शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जनवरी 2023। जनवरी 2023 में आप लोगों का एग्जाम शेड्यूल है, मतलब संभावित है। एग्ज़ाम जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब सीबी पैटर्न पे होगा। जो आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको इसे मालूम भी होगा, नहीं मालूम होगा तो आप जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ऐसे स्क्रीन रहेगा, उस पर आपके क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे। इस तरह से आगे क्वेश्चन को फॉरवर्ड करते जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, तो सेव एंड फॉरवर्ड करके जब भी एग्जाम आएगा मैं इसको इसका ट्रेनिंग में आपको दिलवा दूंगा। तो अभी इसको रहने दीजिए, आगे चलते हैं। आप बस इतना ध्यान रखिए कि जनवरी में आपका एग्जाम होना है। तो अभी जो पढ़ाऊँगा, जो वीडियो मैं बना के दे रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ एसएससी जीडी को फोकस करके मैं तैयार कर रहा हूँ। इसलिए उसको आप लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिए और उसको तैयार करते जाइए। मैं कुछ दिन में नोट्स भी देना शुरू कर दूंगा। अब देखिए इसमें एक लाइन लिखा हुआ है, ये थोड़ा ज़रूरी है आपको समझने के लिए। बाकी आपके फॉर्म भरने में इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बात तो सुन लीजिए। इसमें लिखा है, गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव अ वर्कफोर्स व्हिच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वीमेन कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई। भारत सरकार ने महिलाओं को ज़्यादा मतलब इनकरेज कर रही है कि वर्क फोर्स में जो एक बैलेंस है, जेंडर बैलेंस वो आए, जिसकी वजह से महिलाओं का आना भी आवश्यक है। तो महिलाओं को फॉर्म भरने के लिए इंकरेज किया जाए, जिनकी वजह से उनके लिए कुछ सीटों को आरक्षित भी रखा गया है। तो महिलाओं आपके क्षेत्र में जो भी यूएन कैंडिडेट हैं, जो भी गर्ल्स हैं और एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, उनसे भी उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि आइए और भारत सरकार में ज्वाइन करके भारत सरकार की सेवा करने का अच्छा एक सुनहरा मौका है। आप इस सीएपीएफ के माध्यम से, एसएसएफ के माध्यम से, एनआईए के माध्यम से, नारकोटिक्स ब्यूरो के माध्यम से कहीं ना कहीं आके आप कुछ कर सकते हैं। मतलब आपके अंदर जो एक देश सेवा की लालसा है उसे आप पूरा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए लिखा है, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, CBE, जिसका शॉर्ट में बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का इसका शॉर्ट फॉर्म है ये। दूसरा उसके बाद होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको PET बोलते हैं, जिसमें आपका रनिंग वगैरह है।
उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपका जो फिटनेस है मतलब बॉडी का जो शेप है उसको नापा जाएगा, जैसे आपका हाइट हो गया, चेस्ट हो गया, वेट हो गया। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन है, मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपकी मेरिट बनेगी और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये एग्ज़ाम का पैटर्न है, आप इसको समझिएगा। पिछले एक वीडियो में भी मैंने बाकी चीज़ों का जिक्र किया था, लेकिन अभी कुछ चीज़ें चेंज हो गई है, नया नोटिफिकेशन आया है, तो मुझे लगा कि इसको एक बार हाईलाइट करके बाकी बातों को आपको समझा दिया जाए। तो इस पर एक बार मैं काम कर लेता हूँ। एप्लीकेशंस, देखिए इस पॉइंट को पढ़िए। एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। आपका एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन होगा, मतलब आप सिर्फ ऑनलाइन तरीके से फॉर्म को भर सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म भरना लागू ही नहीं है। नेक्स्ट पढ़िए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE विल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन ओनली इन इंग्लिश इन हिंदी। आपका जो एग्जाम है सिर्फ इंग्लिश और हिंदी दो ही भाषाओं में आयोजित की जाएगी। तो आप इसके अलावा तीसरे भाषा में आपके क्वेश्चन ही नहीं रहेंगे। उसके बाद पढ़िए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन DME, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन RME विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्टेड बाय द CAPF। ये CAPF के द्वारा, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के जो नोडल रहेंगे उनके द्वारा तय किया जाएगा कहाँ पे क्या करवाना है। मतलब PET, PST और मेडिकल, मतलब फिजिकल और मेडिकल, ये CAPF के थ्रू होगा। डिटेन का कंडक्ट जो है वो SSC कराएगी, फिर फाइनल मेरिट SSC बनाएगी। आप चलिए नेक्स्ट जो आपके लिए ज़रूरी है उसको पढ़िए। वैकेंसीज ऑफ कांस्टेबल GD इन SSF एंड NCB will be filed on all India basis, where areas vacancies in all other CAPFs will be filed as per the vacancies available in various states UTs. In addition, vacancies are earmarked for the border guarding districts and militancy Naxal affected districts, which are reserved for the candidates of these districts only। इसमें बोल रहा है कि आप जो NCB और SSF का फॉर्म अप्लाई करेंगे ऑल इंडिया बेसिस पे होगा। बाकी का जो फॉर्म है आपके स्टेट है UT, यहाँ यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश, जैसे लक्षद्वीप हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, यहाँ सबसे इस सब एरिया का रहने वाले हैं। दमनदीप हो गया, दादरा नगर हवेली तो अभी मर्जी कर दिया उसमें। तो ये सब आप किसी स्टेट के रहने वाले हैं, बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर इधर किसी UT के रहने वाले हैं, तो आप अपने स्टेट से फॉर्म को फिलअप करेंगे। और बाकी NCB और इसके लिए स्टेट का कोई कैटेगरी नहीं है, ऑल इंडिया बेसिस पे फिलअप होगा। ऐसे ये भी ऑल इंडिया बेसिस पे भी होगा, नौकरी आपको ऑल इंडिया बेसिस पे ही होगी, लेकिन आपके स्टेट का डोमिसाइल चाहिए। NCB और SSF के लिए डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। डोमिसाइल मतलब परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, जिसको PRC बोलते हैं, आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। बाकी के लिए NCB और SSF के लिए निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ये दो ही के लिए क्यों भरिएगा, आप सबके लिए भरिएगा। आगे आइए, देखिए नीचे लिखा है, एडमिट कार्ड फॉर एनी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन विल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट। आपको पोस्ट के माध्यम से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा, ये आपको साइट से ही डाउनलोड करना पड़ेगा। फैसिलिटी फॉर डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड्स विल बी प्रोवाइडेड एट द वेबसाइट ऑफ रीजनल ऑफिसेस of the commission as well as on the website of CRPF, that is http://www.crpf.gov.in साइट से मिल सकता है। दूसरा साइट है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द वेबसाइट ऑफ द कमीशन, दैट इज www.ssc.nic.in। ये मेन साइट है, इसको समय समय पर विजिट करते रहिए। ऐसे मेरे चैनल पर जुड़े रहिए, मैं जो भी नई जानकारी आएगा मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा। उसके बाद रीजनल ऑफिस कंसर्न, ये आपके लिए ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाइए, पे स्केल। आपका जो पे स्केल मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आपका पे स्केल जो रहेगा लेवल 3 में कांस्टेबल GD के लिए, जो आप CAPF में आ रहे हैं, CSF, CRPF, BSF, ITBP वगैरह में, तो उसमें जो आपका पे स्केल है 21,700 से 69,100 के आसपास है। और ये जो एक नया इस बार एक NCB जोड़ दिया है, तो NCB का जो पे स्केल है वो लेवल 1 में आता है, जो थोड़ा सा इसका ग्रेड डाउन है। इसका 18,000 से 56,900, मतलब इसका पेमेंट 31,000 के आसपास बनेगा। और ये जो लेवल 3 के हैं इनके पेमेंट 35,000 के आसपास बनेंगे टोटल फाइनली जोड़ के। नेक्स्ट वैकेंसीज पे आते हैं। द डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज आर एज फॉलोज। वैकेंसीज आप फॉर्म डाउनलोड करिएगा, जैसे भी आप देख लीजिएगा। BSF में टोटल 8,922 है मेल कैंडिडेट के लिए। अभी जो मैं बता रहा हूँ ये मेल है, इधर फीमेल। देखिए पार्ट 1 फोर्स मेल और फीमेल, मेल का इधर, फीमेल का इधर। तो BSF में SC का 1405, ST का 917, OBC का 1980, EWS का 887, अनरिजर्व्ड मतलब जनरल का 3,733, टोटल मिला के 8,922। इस तरह CSF में 8, 5, 18, 9, 50, टोटल 90। CRPF में 1,357, 460, 1975, 878, 3,710, टोटल मिला के 8,380। SSB में 204, 76, 243, 54, 464, टोटल मिला के 1,041। ITBP में 188, 159, 277, 110, 637, टोटल 1,371। AR में 191, 313, 308, 169, 716, टोटल 1,697। SSF में 24, 0, 14, 8, 32, टोटल 78।
मतलब टोटल जो सीट है मेल कैंडिडेट का इस सभी फोर्सों को मिला के वो है 21,579। और इधर देखिए फीमेल में बीएसएफ में 10,497 सीट है, सीएसएफ में 100 सीट है, सीआरपीएफ में 8,911 सीट है, एसएससी में 1,284 सीट है, आईटीबीपी में 1,617 सीट है, एआर में 1,697 सीट है, एसएसएफ में 103 सीट है। टोटल मिला के इनके पास, टोटल मिला के नहीं, टोटल मिला के सही होते ग्रांड टोटल पड़ दिया। अच्छा, टोटल में ये था बीएसएफ में महिलाओं के लिए 1575, सीएसएफ में 10, सीआरपीएफ में 531, एसएससी में 243, आईटीबीपी में 242, एआर में 0, एसएसएफ में 25। टोटल महिलाओं का सीट है 2626, मतलब पुरुषों का सीट है इसमें 21,579 और महिलाओं का है 2626। उसके बाद ये जो ग्रैंड टोटल है, टोटल जो वैकेंसीज है 24,205 है, जिसमें एनसीबी को जोड़ दीजिएगा तो उसका 164 है, तो टोटल 24,369 सीटों के लिए इस बार वैकेंसी आई हुई है। इसमें मैक्सिमम चांस है कि आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो सकता है, बशर्ते कि आप अगर बहुत ही मेहनत से पढ़ें तो आइए, कैंडिडेट्स सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट आर लेवल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। ये जो गाइडलाइन है, नौकरी में जब आएंगे तो आपसे ये इस पर सिग्नेचर भी करवाई जाएगी। जब आपको नौकरी हो जाएगी तो आप भारत के किसी भी क्षेत्र में आपको अपनी सर्विस देनी पड़ेगी। ये आपके एक कैटेगरी होती है कि आपको नौकरी होने के बाद आप भारत के किसी भी स्टेट में आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो सकती है, आपको जाना पड़ेगा। नेशनलिटी सिटीजनशिप के संबंध में एक कॉलम है कि कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। आप जो फॉर्म अप्लाई करेंगे भारत के नागरिक होना चाहिए। भारत के बाहर के लोगों के लिए फॉर्म में फैसिलिटीज़ नहीं है। एज रिलैक्सेशन, अच्छा एज लिमिट देखिए, इस बार थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। एज लिमिट जनरली 18 से 23 साल हमेशा से रहा है, लेकिन इस बार भी वही है, लेकिन थोड़ा उसमें चेंजिंग है। 18 से 23 साल जनरल कैटेगरी का 1/1/2023 ईयर्स एज ऑन जो काउंट होगा डेट आपका उम्र, वो 1 जनवरी 2023 के हिसाब से आपका उम्र 18 से 23 साल के बीच में जनरल कैटेगरी का होना चाहिए। और बाकी जो रिलैक्सेशन आपको मिला हुआ है कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो आपको फैसिलिटीज मिलेगी। लेकिन इस बार कह रहा है कि कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन 2 जनवरी 2000 एंड लेटर देन 1 जनवरी 2005। व्यक्ति का जो जन्म है 2 जनवरी 2000 से लेकर के 1 जनवरी 2005 के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा ये नॉर्मल कोर्स में, इसे नॉर्मल कंडीशन में है, लेकिन इस बार एक स्पेशल फैसिलिटीज गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। हाउएवर आफ्टर रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर्स इन अपर एज द कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन 2 जनवरी 1997, 2 जनवरी 1997। इसमें कह रहा है कि इस बार आप लोगों को 2-3 साल की एक स्पेशल छूट मिलेगी। जो आपको जनरल का जो 23 साल तक था उसको 26 साल तक इस बार फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उसके बाद SC ST को देखिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिला है, तो इसमें 23, 5, 28 इसमें 3 साल और जोड़ दीजिए तो 31 साल तक दे सकते हैं। OBC को 3 साल मिला हुआ था, 23, 3, 26 से 3 साल और जोड़ दीजिए तो 29 साल तक दे सकते हैं। उसके बाद एक्स सर्विसमैन वगैरह को, मतलब ये जो छूट आपको मिला हुआ, इसके अलावा आपको 3 साल और छूट मिलेगा, जिसमें देखिए लिखा हुआ है नोट में, ड्यू टू unprecedented COVID pandemic, it has been decided by the Government of India to grant 3 years age relaxation beyond respective prescribed upper age limit for all categories of the candidates as on time measure for this recruitment। मतलब आपको सभी कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके बाद देखिए एज रिलैक्सेशन में 3 साल को आपको सभी कैटेगरी में दिया जाएगा, मतलब जितना आपको छूट मिला है उस पर और 3 साल आप जोड़ लीजिए। परमिशिबल अभी आप देख लीजिए, जनरल का 18 से 23 था, उसमें प्लस 3 से 26 साल तक दे सकते हैं। इसको उनको 5 साल छूट है SC ST को, तो 5 साल में 3 साल और जोड़ लीजिए। OBC को 3 साल है तो इस 3 साल में 3 साल और जोड़ लीजिए। इसमें एक सर्विस में 3 साल में 3 साल और जोड़ लीजिए। अब जो चिल्ड्रेन इंडिपेंडेंट विक्टिम किल्ड इन 1984 राइट्स, ये तो पंजाब के जो लोग हैं उनके ऊपर लागू होते, बाकी तो लोग ऐसे 1984 दंगा में कहाँ मारे जाएंगे। 2002 गुजरात में 2002 जो गोधरा कांड हुआ था गुजरात में, उसमें अगर किसी लोगों की हत्याएं हुई है, कोई उसमें दंगा में पीड़ित है तो उसको छूट मिली है। ये सब जो चिल्ड्रेन इंडिपेंडेंट विक्टिम किल्ड इन 1984 राइट्स एंड 2002 गुजरात दंगा, उस सब से रिलेटेड जो लोग हैं उनको फैसिलिटीज़ है। तो ये भी सेम चीज़ है, उनको भी 10 साल की। तो ये सब चलिए आगे बढ़ी जो आपके लिए देखिए, डेट ऑफ बर्थ फाइल्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सेम recorded in the matriculation secondary examination certificate will be accepted by the commission for determining the age and no subsequent request for change will be considered or granted। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि बर्थ सर्टिफिकेट आपका अगर है और वो मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट से मैच कर रहा है तो बर्थ सर्टिफिकेट को मेंशन करिएगा, और नहीं है तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट ही बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में वैलिड होता है। तो इसका ध्यान रख लीजिएगा। मैट्रिक में जो आपको 10th के सर्टिफिकेट में जो लिखा हुआ है आपका डेट ऑफ बर्थ, उसी को मेंशन करिएगा हर जगह।
ये सब आपके ज़रूरत के एक्स सर्विसमैन सब के लिए है। ये जो एक्स सर्विसमैन लोग उनको ये सब मालूम है। आप ये जो सामान्य लोग हैं उनके लिए ये सब ज़रूरत की चीज़ नहीं। एक्सप्लेनेशन देखिए, एन एक्स सर्विसमैन मीन्स, एक्स सर्विसमैन किसको बोलता है उसके संबंध में जानकारी है। जिनको ज़रूरत है इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। देखिए उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 जनवरी 2023 को द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास मेट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। 1 जनवरी 2023 को आपको किसी भी हालत में 10th क्लास पास होना चाहिए। अगर आप नहीं है तो आप अप्लीकेबल नहीं है फॉर्म भरने के लिए, या पहले से पास है तो और अच्छी बात है। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्टिपुलेटेड डेट विल नॉट बी एलिजिबल एंड नीड नॉट अप्लाई। अच्छा, इसके बाद चलिए नेक्स्ट, ये भी आपका हो गया। लेकिन इसमें अगर कोई आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो उसका आप डिटेल्स दे सकते हैं, वो आपको एक अच्छी बात है। लेकिन कम से कम 10th क्वालिफाइड होना चाहिए। ये देखिए, ये भी आपकी ज़रूरत का है। ऑल द कैंडिडेट्स हु आर कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स सच एज मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा फॉर completion of matriculation in original as proof of having acquired the minimum educational qualification on or before the cut-off date, failing which the candidature of such candidates will be cancelled by the commission। ये ध्यान दे दीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टैग में आपका जो भी जरूरी का डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट हो गया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, पीआरसी हो गया, ये सब स्पेशली पीआरसी मतलब निवास प्रमाण पत्र वगैरह हो गया, ये सब स्पेशली तैयार करके ले जाइएगा। उसमें जो ओरिजिनल फॉर्मेट में होना चाहिए, वो सब फोटोकॉपी उस टाइम में नहीं चलता है। अब एक स्पेशल बोनस इंसेंटिव है, उसको देख लीजिए। इंसेंटिव फॉर एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स, द इंटेंसिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स विल बी ग्रांटेड एट द फॉलोइंग स्केल्स। अभी जो इनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उनको 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन जो टोटल नंबर का होगा उसमें 5% उनको फ़ायदा मिलेगा, मार्क्स बोनस मिलेगा। एनसीसी जिनके पास 20 सर्टिफिकेट उनको 3% मार्क का बोनस मिलेगा। जिनके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है उनको 2% मार्क का बोनस मिलेगा। इसके बाद आगे आइए, द बेनिफिट्स ऑफ इंसेंटिव बोनस मार्क्स विल ओनली बी प्रोवाइडेड टू अ कैंडिडेट हु हैज ऑप्टेड टू बोनस मार्क्स इंसेंटिव और एनसीसी कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। लेकिन जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसी टाइम में इस चीज़ को मेंशन करिएगा, क्योंकि ये मेंशन नहीं करिएगा तो ये फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। द बेनिफिट ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स विल बी कन्फर्म्ड ओनली ऑन प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट सपोर्टिंग देयर क्लेम्स एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट देखिए, दिस बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर एक्स सर्विसमैन। अच्छा, ये जो एनसीसी का जो फ़ायदा है वो एक्स सर्विसमैन को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ जनरल कैंडिडेट के लिए है। जनरल कैंडिडेट करने का मतलब जो सामान्य कैंडिडेट है, जो ओपन ग्राउंड से आ रहे हैं उनके लिए है। हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे उसके बारे में लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड एट द ऑफिशियल वेबसाइट एट द कमीशन, दैट इज ssc.nic.in पे इसी साइट पे मेन साइट पे जाके आप लोग अप्लाई करेंगे। फॉर डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस प्लीज रिफर टू Annexure 1 and Annexure 2 of this notice. Sample performance of one-time registration and online application form are attached at Annexure 1A and Annexure 2A respectively। ये सब देख लीजिएगा, आपकी ज़रूरत का जो मुताबिक का है उसको भरिएगा, जो नहीं है उसको छोड़िएगा, आगे बढ़ते जाइएगा। उसके बाद इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन्ड कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन JPEG फॉर्मेट 20 KB to 50 KB। आपका जो फोटोग्राफ कलर्ड होना चाहिए जो अपलोड करेंगे, और कलर्ड फोटो में JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे जनरली मोबाइल वगैरह से फोटो खींचते हैं वो भी JPEG फॉर्मेट या JPEG फॉर्मेट में ही होता है। लेकिन आपको नहीं भी है तो नेट पर जाकर चेंज कर लीजिएगा, JPEG फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। ज़्यादा पुराना फोटो नहीं लीजिएगा, करंट का ही खींचा लीजिएगा। उसमें कितना आजकल तो 50-100 रुपया में ढेर फोटो दे रहा है। इमेज डायमेंशन ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी अबाउट 3.5 सेंटीमीटर वर्थ एंड 4.5 सेंटीमीटर हाइट। फोटो का जो साइज है 3.5 गुने 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप, स्पेक्टिकल्स एंड फ्रंटल व्यूज ऑफ द फेस शुड बी विजिबल। आपका जो फोटोग्राफ है बिना चश्मा बिना कैप के होना चाहिए, और फ्रंट जो आपका पूरा विजिबल होना चाहिए, बिल्कुल हीरो जैसा नहीं होना चाहिए। मतलब फ़ोटो को ज़्यादा फैंसी मत बनाइएगा, जो नॉर्मल होता है एक फ़ोटो उसी तरह से बनाइएगा। आपको पूरा फेस क्लियर दिखना चाहिए कंधे के साथ। मतलब पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको पता है कैसे होता है, उसमें चमचा फ़ोटो स्टाइल विक्ट्री साइन ये सब अनावश्यक कुछ भी देके एंगल से खड़ा होना, टेढ़ा खड़ा होना, ये सब नहीं होएगा, सीधा फ़ोटो खींचाइएगा। नेक्स्ट है लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 नवंबर 2022 2300 बजे 1100 बजे रात में। लेकिन आपको इस पर जाना ही नहीं, आपको 10 तारीख से पहले फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड इन देयर ऑन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट एंड नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट ऑफ टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसकनेक्शन, इनएबिलिटी
for failure to log in to the SSC website on account of heavy load on the website during the closing day। देखिए वही सेम चीज़ वो लिख भी रहा है कि अगर आपका फॉर्म फिलअप वगैरह नहीं हो पाता, देखिए आगे फिर वही चीज़ लिखा है, द कमीशन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंडिडेट्स नॉट बीइंग एबल टू सबमिट देयर एप्लीकेशंस within the last date on account of aforesaid reason or for any other reason beyond the control of the commission। कि अगर आपका फॉर्म नहीं भरा था तो उसके लिए कमीशन किसी तरह का जिम्मेदारी नहीं लेगा। बिफोर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स मस्ट चेक दैट दे हैव फाइल्ड करेक्ट डिटेल्स इन ईच फील्ड of the form। After submission of the online application form, no change, correction, modification will be allowed under any circumstances। Requests received in this regard in any form like post, fax, email, by hand etc. shall not be entertained। कह रहा है कि अगर आपने गलत फॉर्म भर दीजिएगा, बाद में कितना भी चिट्ठी पत्र लिखते रहिए, कुछ होने वाला है नहीं। अब एप्लीकेशन फ़ी के बारे में है कि फ़ी पेएबल ₹100, ₹100, ₹100, ₹100 का आपको फ़ी पे करना पड़ेगा। उसमें कुछ लोगों को इसमें रिलैक्सेशन है। वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट SC, शेड्यूल ट्राइब ST एंड एक्स सर्विसमैन ESM एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी। इसमें महिला को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को और एक्स सर्विसमैन को फ़ी में छूट मिली हुई है, तो इन लोगों को फ़ी पे करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। फी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू भीम UPI नेट बैंकिंग बाई यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो कार्ड, रुपे कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, थ्रू कैश इन SBI ब्रांचेज बाय जनरेटिंग SBI चलान। तो इसमें ज़्यादा बैंक के चक्कर मत लगाइएगा। UPI के थ्रू, बैंकिंग, नेट बैंकिंग के थ्रू, ATM कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू आप पैसा पे कर लीजिएगा, उसमें थोड़ा परेशानी आपका बचेगा। अब आपके लिए जो है फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस नॉर विल इट बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी अदर एग्जामिनेशन और सिलेक्शन। अच्छा, ये कह रहा है कि अगर आपने एक बार फ़ी भर दिया और किसी कारण उसका फॉर्म नहीं भराया तो इस फ़ी के लिए हल्ला नहीं मचा सकते कि मेरा पैसा वापस करो या फिर किसी और एग्जाम में मैनेज करो, ऐसा नहीं चलेगा। तो आप एक बार पैसा कट गया मतलब पैसा कट गया और पैसा वापस आएगा नहीं। तो उसके लिए अनावश्यक झमेला झगड़ा करने के, फसाद करने के चक्कर में नहीं रहिएगा। फॉर्म पैसा कट गया तो फॉर्म भरने का प्रयास करिएगा। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन का सेंटर्स के बारे में डिटेल है, उसको पढ़ लीजिएगा, कहाँ कहाँ सेंटर है, आप जहाँ के रहने वाले हैं आसपास का सेंटर आप दे दीजिएगा। A candidate has to give option for 3 centers in the order of priority within the same region। No request to change or center will be considered later under any circumstances। Hence, the candidate should select the centers carefully and indicate the same correctly in their applications। कह रहा है कि आपको 3 सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, उसमें से आप किसी भी पहला, दूसरा या तीसरा सेंटर दीजिएगा, लेकिन जो भी सेंटर दीजिएगा अपने रीजन का ही दीजिएगा। यानी कि फॉर्म बिहार से भर रहे हैं और सेंटर बंगाल में दे रहे हैं, ऐसा नहीं करिएगा। जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं तो वहीं का सेंटर दीजिएगा। उसके बाद आपकी ज़रूरत का है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है इसको ध्यान दीजिए। इस पर पैटर्न बदल गया है, जो आपकी ज़रूरत का है, जिस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 80 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच विथ द फॉलोइंग कंपोजिशन। अब जो पहले 100 नंबर का क्वेश्चन होता था और 100 मार्क्स होता था और टाइम होता था 90 मिनट, जिसको अभी कम कर दिया गया है। अभी आपको टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे, 4 सेक्शन से 20 करके क्वेश्चन रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस से मतलब रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, जीके से 20 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन, इंग्लिश या हिंदी से 20 क्वेश्चन, उसी का मार्क्स रहेगा। अभी एक क्वेश्चन का पहले 1 नंबर होता था, इस बार से एक क्वेश्चन का 2 नंबर रहेगा। मतलब एक प्रश्न का 2 नंबर का, प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का रहेगा। मतलब पार्ट ए में जो आपका रीजनिंग है उसमें 20 क्वेश्चन 40 नंबर का, जनरल अवेयरनेस है, जीके है, उसमें 20 क्वेश्चन 40 नंबर का, मैथ में 20 क्वेश्चन 40 नंबर का, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से आप जो भी रखते हैं उसमें 20 क्वेश्चन 40 नंबर का। तो टोटल आपके पास क्वेश्चन हो गए 80 और मार्क्स हो गए 160। मतलब 80 क्वेश्चन 160 नंबर का, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। उसके लिए आपको टाइम मिलेगा मात्र 60 मिनट। जो आपको मिलता था 90 मिनट वो मिलेगा मात्र 60 मिनट। मात्र 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन बनाने हैं। इसलिए आपका स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही ऊंचे दर्जे का होना चाहिए, नहीं तो दिक्कतें आएंगी। और उससे भी अभी देखिए उसके बाद ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी। ये 2 भाषाओं में आयोजित की जाएगी, हिंदी और इंग्लिश में से उसमें जो भी आपको सहूलियत हो उस भाषा में दे सकते हैं। लेकिन अभी जो आपके लिए सबसे खतरा का विषय है, जैसे मैं लाल रेड मार्कर से हाईलाइट किया हूँ, देखिए उसमें लिखा है देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। Candidates are therefore advised to keep this in mind while answering the questions। अभी तक पहले निगेटिव होता ही नहीं था, बाद में निगेटिव लगाया भी तो 0.25 था। 4 गलत क्वेश्चन करने से आपका 1 सही क्वेश्चन जा सकता था, लेकिन अभी इस बार बहुत ही खतरनाक हो गया है।
0.5 नंबर निगेटिव मार्क कर दिया, एक गलत क्वेश्चन पे आपका आधा नंबर कट जाएगा। अच्छा हो सॉरी देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप दिस इन माइंड इन वाइल आंसर। अच्छा मैटर वही है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन अभी भी आपका 4 क्वेश्चन गलत होने से ही एक सही क्वेश्चन कटेगा, क्योंकि ये 0.5 मार्क्स लिखा है, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो 1/4 नंबर एक गलत क्वेश्चन बनाने से आपका 1/4 नंबर कट जाएगा। इस पर ध्यान दीजिएगा, इसमें गलत पढ़ रहा था मैं। ये 0.50 लिखा है, मतलब आधा नंबर, एक गलत क्वेश्चन बनने पर आपका आधा नंबर कटेगा। इस बार तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया है, तो जब आप 4 क्वेश्चन बनाएंगे तब जाके 2 नंबर पूरा होगा, तो आपका एक क्वेश्चन कटेगा। तो मतलब पहले वाला ही पैटर्न है, मतलब 0.25% के हिसाब ही है, 1/4 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग है, वो 0.50 मार्क्स है। उसके बाद आइए चलिए नेक्स्ट, द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म टू कैंडिडेट्स ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। एग्जामिनेशन का डेट अब वेबसाइट पे चेक करते रहिएगा, जब आएगा पता चल जाएगा। मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, मैं भी आपको इंटीमेट कर दूंगा। देयर शैल बी नो प्रोविजन फॉर री इवेल्यूशन री चेकिंग ऑफ द स्कोर्स, नो कॉरस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड शैल बी इंटरटेंड। ये कह रहा है कि एक बार आपने फेल हो गए तो आप कुछ भी कह लीजिए, सर मैं तो बनाया पूरा था लेकिन पता नहीं नंबर नहीं आया। देखिए मैं तो बहुत अच्छा से बनाया था, लेकिन वो जो एग्जामिनर इन्विजिलेटर था उससे मेरा झगड़ा हो गया था, लगता है उसने मेरा कॉपी इधर उधर कर दिया, तो ये सब चलेगा नहीं। आप ईमानदारी से ऑनेस्टली पढ़ाई करिए, ऑनेस्टली एग्जाम दीजिए, सिलेक्ट हो जाइएगा। नखरेबाजी चलेगा नहीं, नखरेबाजी करिएगा फेल हो के आ जाइएगा। द क्वेश्चन इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी ऑफ मेट्रिकुलेशन लेवल। जो भी क्वेश्चन रहेगा 10th लेवल से ऊपर का नहीं रहेगा, 10th लेवल तक का ही रहेगा। उसके बाद वॉक थ्रू वीडियो मॉक टेस्ट ऑन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन इन द कैंडिडेट्स कॉर्नर सेक्शन। अभी कुछ दिन के बाद जब कैंडिडेट्स कॉर्नर सेक्शन पे ये सब जो मॉक टेस्ट है, कैसे टेस्ट लिया जाएगा, ये सब आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आप वहाँ पे जाके चेक करके देख सकते हैं। पहले फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए, बाद में सब पे ध्यान लगाइएगा। द सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन विल बी एज फॉलोज। अब एग्जामिनेशन का जो सिलेबस रहेगा देखिए कैसे रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसमें क्या क्या है देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा। एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चंस प्रिंसिपल। इसमें देखिए रहेगा क्या क्या चीज़, ये नीचे लिखा हुआ है सब कुछ, इसको पढ़ लीजिएगा। जनरल नॉलेज में क्या क्या रहेगा वो नीचे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब एक एक चीज़ बताने से थोड़ा टाइम ज़्यादा इलेप्स हो रहा है, इसमें ज़्यादा टाइम लगाने, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं हाईलाइटेड कर दिया हूँ जो ग्रीन कलर से जितना है, जैसे स्पोर्ट, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, इस सबसे क्वेश्चन रहेगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में देखिए नंबर सिस्टम आपको मैंने आधा पढ़ाया हूँ, अभी आधा बचा हुआ है। नंबर सिस्टम है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स है, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस है, ये सब चीज़ पढ़ लीजिएगा। इसमें से जो भी है मैं उसको पढ़ाऊँगा। इसमें जितना भी चीज़ है, चाहे चारों सेक्शन के लिए मैंने आपको तैयारी कराऊंगा। आप निश्चिंत होकर मेरे साथ तैयारी करते रहिए। थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, हमें भी बढ़ानी पड़ेगी और आपको भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग तो मार्च का एग्ज़ाम सोच रहे थे, एग्ज़ाम जनवरी में ही आ गया, इसलिए हम लोगों की स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही बढ़ानी पड़ेगी। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, आपके बारे में पिछले वीडियो मैंने बता दिया हूँ। और वो सेम चीज़ है, 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है। 24 मिनट के अंदर अगर आप आ जाते हैं तो पास हो जाएंगे। महिलाओं के लिए 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर, 8.5 मिनट का टाइमिंग है। लद्दाख वाले के लिए अलग हिसाब किताब है, आप तो इधर के रहने वाले हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत आएगा नहीं। फिजिकल स्टैंडर्ड PST में वही आपका जो मेल है उसका हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल का 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। शेड्यूल ट्राइब के जो कैंडिडेट हैं उनको थोड़ा छूट प्राप्त है, उनके मेल को 162.5 होना चाहिए, फीमेल को 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखा है चेस्ट, मेल कैंडिडेट शुड हैव फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑफ चेस्ट मेजरमेंट अन एक्सपैंडेड 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए, फुला के 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए, 85 होना चाहिए। महिलाओं को ये लागू नहीं होता है। शेड्यूल ट्राइब के जो कैंडिडेट हैं उनको उनका चेस्ट 76 होना चाहिए, एक्सपेंशन 5 होना चाहिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद चेस्ट, महिलाओं का चेस्ट मेजरमेंट नहीं है, वेट प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड, जो आपको BMI इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। तो बताया था कि आपका जो सेंटीमीटर में है, जितना आपके 100 के बाहर जा रहा है उसके आसपास 1-2 किलो 4 किलो आगे पीछे रहेगा तो चल जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन जो आपका है वो कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन DME फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई PET PST और PST में क्वालिफाई करने के बाद आपको मेडिकल एग्जाम के लिए आगे फर्दर भेजा जाएगा। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है, जितना बता दिया हूँ बस उस पर ध्यान फोकस करिए। नीचे लिखा है कैंडिडेट्स स्कोरिंग फॉलोइंग कट ऑफ मार्क्स विदाउट एडिंग बोनस मार्क्स टू NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एंड द शॉर्ट लिस्टिंग टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज PET PST। आप जब PET PST के लिए क्वालिफाई करेंगे, इसमें अनरिजर्व को 30% नंबर आना चाहिए पहले,
OBC EWS को 25% नंबर आना चाहिए, ऑल अदर्स कैंडिडेट को 20% नंबर आना चाहिए। इसके बाद ही आपको जो बोनस मार्क्स वगैरह वो सब मिलेगा। इतना मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आगे लिखा है कैंडिडेट्स हैव टू गिव प्रेफरेंस फॉर फॉलोइंग CAPF ऑर्गेनाइजेशंस इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। फाइलिंग ऑफ द 7 प्रेफरेंस शैल बी एसेंशियल। ABCD करके लिखा हुआ है। आपको जो भी प्रेफरेंस है, पहला, दूसरा, तीसरा, जैसे आपका CSF पहला प्रेफरेंस है तो B दीजिएगा, उसके बाद आपका SSC में जाना है तो D दीजिएगा, उसको BSF पसंद करें तो A दीजिएगा, उसके बाद SSF पसंद करें तो S दीजिएगा, इस तरह से भर लीजिएगा। The candidates who are qualified in the PET, PST and DV medical examination will be considered for inclusion in the final merit list। इस सब के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा, जॉब में आ जाइएगा, नौकरी मिल जाएगी, वर्दी पहन लीजिएगा, पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा, समाज में रुतबा बढ़ जाएगा और फिर तो अलग ही मज़ा है। प्रोड्यूस फॉर फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरेंगे उसकी पूरा डिटेल्स नीचे दिया हुआ है। उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने से पहले इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी एप्लीकेशन का पूरा फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है कि कैसे फॉर्म खुलेगा, कैसे आप क्या लिखेंगे, क्या नाम पता भरेंगे, फिर कैसे क्या करेंगे, फिर पार्ट 1 जब फुल फिल हो जाएगा उसके बाद पार्ट 2 को कैसे फिलअप करेंगे उसके बारे में दिया हुआ है। पार्ट 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 2 कैसे फिल करेंगे उसका पूरा डिटेल पढ़िएगा, उसके बाद भरिएगा। फिर पार्ट 2 पर जब भरा जाएगा तब बाकी उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर का कॉलम है। देखिए सिग्नेचर कैसे, फ़ोटो कैसे अपलोड होना चाहिए, इस तरह का फ़ोटो होना चाहिए फ्रेश। बाकी ये सब इस तरह का आधा कटा हुआ, टोपी पहना हुआ, धुंधला फ़ोटो ये सब नहीं चलेगा। फ्रेश फ़ोटो लीजिएगा, करेंट का फ़ोटो लीजिएगा। इसी तरह से ये सब बाकी आपको ज़रूरत के जो मुताबिक है अपेंडिक्स उसको भरिएगा, जो आपका ज़रूरत का मुताबिक नहीं है उसको छोड़ दीजिएगा। जो कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, उसको बनवा के रेडी रखिएगा। ये सब जो ज़रूरी की चीज़ें हैं उस पर वो आपको पता है कि क्या इसमें क्या करना क्या नहीं करना। इसी तरह ये अभी का ये वीडियो ख़त्म हो गया। अब हम जल्दी ही एक आपको इस वीडियो के बाद एक वीडियो नया आपको नंबर सिस्टम जो बचा हुआ है हम उसको कंप्लीट करके आज ही कोशिश करता हूं कि मैं वो वीडियो बना के डाल दूं। और आप लोग जो भी वीडियो मैं बना के दे रहा हूं उसको बहुत ही ध्यान से देखिए और थोड़ा सा लग जाइए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और इस बार का SSC आप बिल्कुल टारगेट कर लीजिए। और अभी आप लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा भी मिल गया 3 साल का एज रिलैक्सेशन का, उसका फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिलेक्ट होकर आइए। और फिर बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।